सर प्रोजेक्शन डॉट हम प्रोडक्ट हम क्यों लेते हैं? वेरी गुड। उसके तो आप अक्रॉस हमारा कौन सा वेक्टर है, कंपोनेंट है? तो आप मुझे दोबारा बताइए कि ए डॉट डी एल में हम क्या कर रहे हैं? सर ए डॉट डी एल में डी एल के क्रॉस हमारे ए का जो कंपोनेंट है वो हम देखना चाह रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो डी एल हमारे पास क्या वेक्टर है, क्या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को, सरफेस को या वॉल्यूम को? सर ये लाइन है। लाइन को कह रहा ठीक है। है। तो अगर मैं इसके सामने ये इंटीग्रेशन साइन लगा दूं तो अब इसका क्या मतलब होगा, और इसकी लिमिट्स जो है वो मैं एल कर दूं या 0 से एल कर दूं, तो अब इसका क्या मतलब होगा? सर ये सम अप कर देगा, मतलब एक पूरी लाइन हमें डिफाइन कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल है। वो लाइन के ऊपर मैं इन्फ्लुएंस देखना चाह रहा हूँ एक और वेक्टर ए का इन्फ्लुएंस मैं लाइन के ऊपर देखना चाह रहा हूँ। और अगर मैं खाली उसका कंपोनेंट डिटरमिन करना चाहूंगा तो मैं ए डॉट डी एल कर लूंगा, जिसमें डी एल होगा वो क्या होगा, उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये इंटीग्रल ले लूंगा तो ये मुझे ए का जो कंपोनेंट है उस कंप्लीट लाइन के ऊपर या उस लाइन के डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर ए का जो इन्फ्लुएंस है उस सारे को मुझे सम करके दे देगा, मुझे उन सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स का एक्यूमुलेशन या इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देगा। क्या ये बात सही है? तुम्हें लगती है कि नहीं? यस सर। चलो वेरी गुड। अब आप अपने लेफ्ट साइड पे ये जो फिगर बनी हुई है इसको देखिए। अब हमारे पास क्या है कि जो ए है ये हमारे पास कोई फील्ड है, ठीक है, और हमारे पास एक लीनियर पाथ है जो कि इस वक्त एक क्लोज्ड पाथ की फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन अभी हम ये कंसिडर करते हैं कि वी हैव अ पाथ विच इज ए स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड फिनिशिंग एट पॉइंट बी। तो क्या हम इस पाथ को जो ए से बी तक जा रहा है, कैन वी अप्रोक्सीमेट इट विद अ लाइन और नॉट? जी सर कर सकता हूँ। ठीक हो गया ना? कर सकते हैं सर। तो अब सॉरी जी, जी कर तो अब सकते आप हैं। ये क्या हो रहा है कि वी हैव अ वेक्टर फील्ड जो कि रिप्रेजेंट हो रही है ए से, ठीक है, एंड देयर इज सम लीनियर पाथ व्हिच इज इन विद इन दिस फील्ड, ये इस फील्ड फ्लो के अंदर पड़ा हुआ है, एंड वी वांट टू नो कि इस फील्ड का इस लाइन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी वुड take the component of that field along that line using a dot dl, और जब हम उसको पूरे पाथ के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें टोटल इफेक्ट बता देगा, एंड दैट वुड कॉल एज द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल क्या है कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद अ लाइन या विद अ डीएल कंपोनेंट, ठीक हो गया। अगर क्योंकि ये a डॉट डी एल है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू a cos थीटा dl, जिसका मतलब ये होगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो लाइन है और फील्ड है ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। बिकॉज इफ यू लुक एट इट तो इस लाइन के पर्सपेक्टिव से जो a है इट इज मेकिंग सम एंगल, सही है। और किस वक्त ये सारे का सारा प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा, अगर ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये प्रोजेक्शन सारे का सारा जीरो हो जाएगा, तो अपेरेंटली दे वोंट बी एनी इन्फ्लुएंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह की चीज की क्या एप्लीकेशन हो सकती है? तो प्रैक्टिकल सिनेरियो बता सकते हैं जहाँ पे लाइन इंटीग्रल हमें किसी फिनोमेना को स्टडी करने में हेल्प कर सकता है? सर नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ अ सरफेस। अच्छा, ये मुझे लगता है आपने पिछली स्लाइड से पढ़ के बताया है, उसके अलावा और कोई बात? सर ये हमने उसमें पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, शायद सेकंड ईयर में, गॉसियन सरफेस से जो होता है। से फॉर एग्जांपल
चलें, से फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, ठीक है, और आपने उसको गर्म किया हुआ है। अब आप उसको ठंडा करना चाहते हैं और आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि आप किस डायरेक्शन से इसके ऊपर हवा को थ्रो करें तो ये सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा या ये ठंडा हो जाएगा फॉर दैट मैटर। तो क्या उसमें आपको लाइन इंटीग्रल हेल्प कर सकता है? कर जनाब, सकता है सर। सवाल रिपीट कर सकते हैं? यस सर। सर जिस एंगल से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। बेटा सवाल ये है कि यू हैव अ रॉड, एक मेटालिक रॉड है आपके पास, आपने उसको गर्म किया हुआ है, ठीक है, अब आप उसको ठंडा करना चाहते हैं एंड यू वांट टू नो कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन जिसके अंदर मैं अगर एसी को लगाऊं या पंखे को मैं किस डायरेक्शन में रखूं तो ये ठंडा हो जाएगा, या फॉर दैट मैटर आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि अगर एक पंखा लगा हुआ है और उसकी हवा आ रही है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी फील्ड जो है वो फ्लो कर रही है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो डू यू वांट टू नो कि क्या ये इसमें ठंडा होगा या नहीं होगा। तो क्या इस बात में लाइन इंटीग्रल आपको हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है सर। सर कर ठीक है, सकते हैं। कैसे करेगा? सर वो एयर की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप रॉड के मतलब आप पैरेलल में डाल रहे हैं उसके एयर की डायरेक्शन, तो वो कूल करेगा, सर हम दोनों का उसकी डॉट डायरेक्शन प्रोडक्ट चेंज ले हो रहे हैं तो जाती बेसिकली वो होता ही इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सही है, और डॉट प्रोडक्ट हमें इन्फ्लुएंस चेक करके बताता है। तो अगर अब हमें इससे ये पता चला कि प्रैक्टिकली हम लाइन इंटीग्रल को डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और बात ये है जो कि आगे जाके इस्तेमाल होगी कि अभी तक हमने जो पिछली बात कंसिडर की, इसके अंदर we had a path L which was starting from point A to point B. Now we've been told कि if that path is a closed path, ठीक है, and we take A dot dl around a closed path, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ A अराउंड L, या ये चीज जो हमें इंफॉर्मेशन देगी वो हमें ये बताएगी कि क्या जो ये फील्ड वेक्टर है या जो फील्ड है क्या ये इस पाथ के अलोंग सर्कुलेट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इस इंटीग्रल को क्या कहते हैं जनाब आप? है। जो ऊपर लिखा हुआ लाइन इंटीग्रल। क्लोज कंटूर इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल। कंटूर इंटीग्रल कभी सुना है आपने? यस सर। ठीक है, तो जो कंटूर इंटीग्रल होता है वो किस बात के लिए इस्तेमाल होता है? वो इस बात के लिए इस्तेमाल होगा कि वी वांट टू नो कि क्या ये जो फील्ड वेक्टर है ये किसी पॉइंट के अलोंग सर्कुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। चले चेक करता हूँ आपका साइंस फिक्शन मूवीज का नॉलेज कितना है। अगर आपके पास एक ब्लैक होल हो और ब्लैक होल के ऊपर अगर आप सर्कुलेशन डिटरमिन करें तो आपके पास क्या जवाब आना चाहिए, या वहां पे सर्कुलेशन डिटरमिन करने का क्या फायदा होगा? ब्लैक होल का हमारे पास उसका होराइजन वो एस्केप करने के लिए हम लोग को कितनी स्पीड चाहिए होगी? क्या होराइजन को क्या होगा? क्या ये उसका आपको ये जो तस्वीर है, चलें ब्लैक होल को छोड़े, ये जो तस्वीर है क्या इसमें आपको एक रोटेटिंग वेक्टर या सर्कुलेटिंग वेक्टर नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। नजर आ रहा है ना? ओके, सारी तस्वीरों में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब जो सर्कुलेशन होगी या जो कंटूर इंटीग्रल होगा उसका फायदा ये होगा, से फॉर एग्जांपल ये जो फील्ड है, ठीक है, से एग्जांपल ये जो फील्ड है हमारे पास इसका वेक्टर अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ से हमें नजर ये आ रहा है कि ये प्रोबेबली अपने सेंटर के अराउंड जो है वो सर्कुलेट कर रही है, राइट, ऐसे ही है ना। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर यानी यहाँ पे एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ अगर हम डिफाइन कर लें
और यहाँ पे अगर हम सर्कुलेशन लें तो वो सर्कुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलेशन की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी, अगर सर्कुलेशन की वैल्यू जीरो होगी तो उसका मतलब ये होगा कि हमें इस तरह की ये रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आएगी, हमें इस तरह का एक सर्कुलेटिंग फील्ड नजर नहीं आएगी, प्रोबेबली कुछ ये चीज नजर आ जाएगी जिसमें बिल्कुल रैंडम सी डायरेक्शन है, देयर इज नो सर्कुलेशन। अगर आप इफ इट डज मेक एनी सेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन होता है उसका ये फायदा होता है कि इट टेल्स अस, या जो लाइन इंटीग्रल होता है अगर हम उसको क्लोज्ड पाथ पे इवैल्यूएट कर लें तो उससे हमें ये फायदा होता है कि इट टेल्स अस वेदर अ फील्ड इज सर्कुलेटिंग अराउंड एनी पॉइंट और नॉट, ठीक है। ऐसे ही आपसे अगर एक सवाल पूछूं, वेक्टर में और क्या चीज है जो कि सर्कुलेशन को डिटरमिन करती है? आपने वेक्टर्स पढ़े हुए हैं? यूनिट वेक्टर नहीं, डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन बताती है। सर्कुलेशन को स्पेसिफिकली एक टर्म इस्तेमाल होती है, कर्ल का नाम सुना है आप लोगों ने? कर्ल, यस सर, CURL, कर्ल ठीक एंड है, डाइवर्जेंस। ठीक है ना, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो जो कर्ल होता है वो भी हमें सर्कुलेशन बता रहा होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि कर्ल और लाइन इंटीग्रल ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं, सही है, ओके। अगली चीज जो हम देखना चाह रहे हैं दैट इज, अब मुझे वो भूल गई आपने जो एग्जांपल दी थी, पता नहीं, नेट समथिंग कमिंग आउट, क्या कह रहे थे सर जो मैं नेट लाइन, फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, उसकी पूरी डेफिनेशन है सर। वो जो नेट फ्लक्स coming out of a hypothetical surface, that is गॉसियन not a line सरफेस। integral, that is not a line integral, that is a surface integral, ठीक है, ठीक है जो सर। कि आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। फ्लक्स जो फील्ड है वो A है, ठीक है, और जो सरफेस है वो S है। तो सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स ऑफ A थ्रू S इज डिटरमिन्ड। अब हम ये डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं कि वी हैव अ फील्ड, ठीक है, और इस फील्ड के दरमियान में देयर इज अ सरफेस प्रेजेंट, ठीक है। नाउ वी वांट टू नो कि क्या ये जो फील्ड है वो उस सरफेस में से पास कर रही है या नहीं कर रही, या फील्ड लाइंस जो है उस सरफेस को कट थ्रू कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर कट थ्रू कर रही हैं तो कितनी लाइंस कट थ्रू कर रही हैं, दैट इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द सरफेस इंटीग्रल। और ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको हम इसी वजह से कहते हैं कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस या नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है। फ्लक्स हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब फील्ड की हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो किसी भी फील्ड की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम फ्लक्स लाइंस के तौर पे लेते हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? यस सर। जी सर। ठीक है, तो फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम फ्लक्स लाइंस के जरिए से करते हैं। अब वी हैव अ सरफेस एंड वी वांट टू नो कि ये सरफेस किसी भी जगह पे पड़ी हुई है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन कि कितनी फ्लक्स लाइंस इस सरफेस में से पास कर रही हैं ऑफ दैट फील्ड। तो इसको डिटरमिन करने के लिए हम सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ये हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है। सर तो ये सरफेस इंटीग्रल तो सही समझ आ गया, लाइन में थोड़ी कंफ्यूजन है। ओके, सी बेटा, ओके, ये जो आपके पास एक रॉक एंड से फॉर एग्जांपल वी हैव आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप ये जो फील्ड फ्लो कर रही है आपको इसके फ्लो की डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता ये फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है।
अभी हम लाइन को निकाल देते हैं। ये फील्ड फ्लो कर रही है। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गिवन, तो आप क्या कहेंगे ये फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? वाई एक्सिस। वाई Y एक्सिस axis। में। वेरी गुड। I want to ask you कि please tell me इस पॉइंट के ऊपर ये फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? कैसे बताएंगे आप? ये हम इसका एंगल और कॉस ले लेंगे ना उसका, किस रेफरेंस से आप एंगल लेंगे? विद वाई एक्सिस या जिसके वो जा रही होगी उस ठीक है, हिसाब एक से। तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे ये डिटरमिन करें कि इस फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है? Yes, sir. आई एक्स, यही करेंगे ना। अगर एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर वाई में कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जेड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि फील्ड के कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट, ऐसी बात ही है। Yes, sir. यस सर। तो इसको डिटरमिन करने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे एक डीएल डिफाइन करें। dx ax dy ay प्लस dz az। ठीक है, इस फील्ड के वेक्टर को अगर हम इस dl के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कंपोनेंट फील्ड का एग्जिस्ट कर रहा है? जी Yes, सर। जी सर। ठीक हो गया ना, हमें पता चल जाएगा ना कि किस किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है उसका कंपोनेंट। जी सर। सही, ओके। तो एक तो लाइन इंटीग्रल का फायदा ये हो गया कि वी वांट टू डिटरमिन कि फील्ड का कौन कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हमने वेक्टर लिया, या किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है हमने वेक्टर लिया, हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, हमें ये पता चल गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वी वांट टू डिटरमिन कि से फॉर एग्जांपल वी हैव अ लाइन which is presented in this direction, उसको हमने इस डायरेक्शन में ओरिएंटेट किया हुआ। We want to determine कि इस लाइन में अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करें तो कितनी फील्ड एक्यूमुलेट हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we would determine A dot dl along this line। ठीक है, A से लेके B तक अगर हम डिटरमिन कर लें तो हमें क्या पता चलेगा कि इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व देता है ना, टोटल एक्यूमुलेशन बता देता है। Yes, sir. ठीक हो गया। तो इसको अगर आप बाइफरकेट करें तो इस फील्ड का इस पॉइंट के ऊपर x कंपोनेंट की वैल्यू कुछ और होगी, y की कुछ और होगी, z की कुछ और होगी। इस पॉइंट के ऊपर अगेन x की डायरेक्शन कुछ और, कंपोनेंट की वैल्यू कुछ और होगी, y की कुछ और, z की कुछ और। तो एक्चुअली लाइन इंटीग्रल से आप कर ये रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर x कंपोनेंट्स डिटरमिन कर रहे हैं, y कंपोनेंट्स डिटरमिन कर रहे हैं, z डिटरमिन कर रहे हैं, और इस इंटीग्रल से उन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि ओवरऑल फील्ड का इस लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट है, या जो भी इफेक्ट है उसको आप एक्यूमुलेशन में देख रहे हैं, उसको सारे इफेक्ट को आप सम कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा एडवांटेज आपको ये दे रहा है वो एडवांटेज आपको ये दे रहा है कि से फॉर एग्जांपल आपका जो पाथ है या जो लाइन सेगमेंट है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक लूप है। ठीक है, तो दूसरा एडवांटेज लाइन इंटीग्रल आपको दे रहा है वो दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द कंटूर इंटीग्रल व्हिच इज a डॉट dl। अब कंटूर इंटीग्रल का मतलब ये है कि आप कंपोनेंट्स डिटरमिन करेंगे अगेन पूरे पाथ के ऊपर।
ठीक है, पूरे पाथ के ऊपर आप डिटरमिन करें ना, Yes, जो sir. कि क्लोज है या लूप की फॉर्म में, ठीक है। तो कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू अगर आपके पास नॉन जीरो आएगी तो यू वुड नो कि जो फील्ड है हमारे पास, जो फील्ड का वेक्टर है दैट इज एक्चुअली अ रोटेटिंग वेक्टर, और ये इस लूप के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसकी रीजन आगे क्या है ये हम आगे डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें पता है कि अगर एक हमारे पास ये पीस ऑफ वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसको सर्कुलेट करती है, ऐसी बात ही है ना, Yes, sir. ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस करंट का डीएल मौजूद हो और ये वैल्यू हमारे पास एच का वेक्टर भी मौजूद हो, तो एच डॉट डीएल की हमेशा वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, ऐसी बात ही है, जी Yes, सर। sir. अगर करंट फ्लो कर रहे हो, sir. ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करेगी, ठीक है। Yes. तो ए डॉट डीएल है वो हमें सर्कुलेशन को डिटरमिन करने में भी हेल्प, ठीक है। ओके। तो दो मकासद हो गए, एक तो ये कि हमें सर्कुलेशन डिटरमिन करने में हेल्प करता है, दूसरा किसी भी फील्ड के किसी पर्टिकुलर पाथ के अलोंग अगर कोई कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट भी बताता है। सरफेस इंटीग्रल आपको समझ लग गया कि सरफेस इंटीग्रल का क्या मतलब है? जी सर, वो ठीक बताता है। है कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है किसी सरफेस से। हाँ जी, तो जो सरफेस इंटीग्रल है इसको, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है या जो वेरिएबल है आई, ठीक है, एंड साई इज जनरली रिटन एज ए डॉट ds एंड सरफेस इंटीग्रल, ठीक हो गया। अगेन इसका अपना सरफेस नॉर्मल है, इसका अपना तो फील्ड का यूनिट वेक्टर है, राइट, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो इट वुड टर्न आउट टू बी a ds cos थीटा, और जो थीटा है दैट इज द इंटरनल एंगल बिटवीन द सरफेस नॉर्मल ऑफ दिस वन एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ए का जो यूनिट वेक्टर होगा और इसका जो सरफेस नॉर्मल होगा, उन दोनों का जो इंटरनल एंगल है दैट वुड बी एंगल थीटा, ठीक है। तो इस सूरत में मुझे ये बताएं कि मैक्सिमाइज करने के लिए जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए फील्ड के या पैरेलल होनी चाहिए फील्ड के? सर ये पैरेलल होनी चाहिए सर। परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, जो परपेंडिकुलर। पैरेलल कह रहे हैं उनकी क्या वजह है, जो परपेंडिकुलर कह रहे हैं उनकी क्या वजह है? सर पैरेलल में एंगल 0 होगा तो फिर मतलब cos 0 1 होता है तो मैक्सिमम फिर हमारा आउटपुट में। अच्छा जी, जो नहीं परपेंडिकुलर नहीं, कह रहे हैं पैरल सर सरफेस सर सरफेस परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर होगी तो एरिया नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर है वो सरफेस पैरेलल आएगा। परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस एंगल पैरेलल होना चाहिए। सर हम नॉर्मल जो है सरफेस ना, का तो एरिया नॉर्मल देखते हैं ना, लेंगे ना फेस देखते हैं सरफेस का। अच्छा उसका चले नॉर्मल। बेटा देखिए, दिस इज अ सरफेस, ठीक है, एंड ये जो सरफेस है मैंने बनाई है अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, तो एक्चुअली दिस इज x z प्लेन, ठीक है। इसका जो यूनिट नॉर्मल है वो किस तरफ है? a y की तरफ, जी सर। ठीक हो गया। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ फील्ड which is flowing in the y direction, तो आप मुझे बताइए क्या सर एंगल होना चाहिए? 0। ठीक हो गया ना। तो इफ थीटा इज 0 या इस केस में थीटा इज 0, तो इट वुड बी मैक्सिमम इफेक्ट। आप देखें ना, मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगी ना इसमें से या नहीं? जी Yes, सर। sir. ठीक हो गया ना। बेशक इसको अगर समझ अभी भी नहीं लगी तो इसको यूं समझ लें बेशक, ठीक है। फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सरफेस नॉर्मल इज आल्सो इन y डायरेक्शन, तो मैक्सिमम लाइंस आर गोइंग टू पास। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो प्रोबेबली नो लाइंस आर गोइंग टू पास। यस समझ सर। लग गई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो जो सरफेस नॉर्मल फील्ड अगर परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 0 होगा, सॉरी अगर प्लेन या फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 0 होगा, क्योंकि सरफेस नॉर्मल और फील्ड का वेक्टर फिर आपस में पैरेलल हो जाएंगे,
ठीक है, ओके। यस ठीक है। अगेन जो ये साई है, दिस इज टेलिंग अस फ्लक्स, this is telling us flux of a surface, flux passing through a surface. अगेन अगर ये सरफेस जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस हो, यानी पूरे का पूरा वॉल्यूम हो, तो फिर हम इसको बोलते हैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स। इसका मतलब क्या होता है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब ये होता है कि वी हैव अ सरफेस जो कि क्लोज्ड सरफेस है, और क्लोज्ड सरफेस अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अज्यूम करें तो क्या होगी? स्फीयर। सर स्फीयर होगी। क्यूब। क्यूब होगी, ओके। क्यूब एक क्लोज, सारी की सारी सरफेसेस आपस में क्लोज हुई हुई हैं। पिरामिड है, मैंने क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला था तो उसमें तो क्लोज सरफेस है, दैट वुड बी अ क्यूब। सही है, ओके। अब सिंपल फील्ड लाइंस आर पासिंग, अब आप ये देखिए कि फ्लक्स का मतलब था कि टोटल लाइंस ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें से कुछ लाइंस जो है वो सारी सरफेसेस में से पास कर रही होंगी, लेकिन कुछ में से एंटर हो रही होंगी और कुछ में से एग्जिट हो रही होंगी। ठीक है, अगर आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि टोटल यार अगर ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, यानी कितनी लाइंस उसमें से एग्जिट कर रही हैं, तो फिर आपने क्या काम करना है? आपने सिर्फ ये काम करना है कि आप इन सारी की सारी सरफेसेस को कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। यू वुड से कि A डॉट ds सरफेस नंबर 1, A डॉट ds सरफेस नंबर 2 एंड सो ऑन। जब इसका कंबाइंड इफेक्ट आप ले लेंगे तो फिर यू वुड गेट दिस व्हिच इज द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि खाली आउटवर्ड फ्लक्स या नेट आउटवर्ड फ्लक्स डिटरमिन करने में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो इस चीज को हम आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इसकी भी एक क्लोज्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। और उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी जो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है उसमें से कितनी लाइंस आउट हो रही हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देखिए आप प्लीज। उतनी देर में देख लूंगी ये किसकी कॉल आ रही थी। जी जनाब, क्या पूछा गया आपसे? सर इसमें पार्ट ए में तो मेरा ख्याल है इसकी लिमिट सेट करनी है हमने। बेटा पूछा क्या गया है ये मुझे बताइए। Circulation of F around the closed path. हमारे पास है एफ वेक्टर गिवन है। ठीक है, हमारा क्लोज्ड पाथ ये है, पॉइंट नंबर ए से शुरू हो रहा है, ये सॉरी इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो पाथ नंबर 1 2 3 एंड देन 4 कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, तो वी हैव अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, एंड वी वांट टू नो कि ये जो फील्ड है क्या इसी क्लोज्ड पाथ की जो भी डायरेक्शन बनती है सर्कुलेशन की, क्या फील्ड इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, क्या इसके अराउंड, इस पाथ के अराउंड सर्कुलेट कर रही है या नहीं कर रही इन सम फैशन। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कंटूर इंटीग्रल डिटरमिन करेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डिटरमिन करेंगे। नाउ वी हैव 4 पाथ्स।
1 2 3 4 पाथ नंबर 1 के लिए अगर आप DL डिफाइन करें तो क्या होगा? along x axis क्या वैल्यू होगी? ax ठीक है, x dx या माइनस dx? सर माइनस होगा सर सर पॉजिटिव ठीक भी है, होगा माइनस माइनस होगा सर माइनस डायरेक्शन सर उस साइड है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ओके। पाथ नंबर 2 के लिए प्लीज बताएं। पॉजिटिव y एक्सिस ठीक है, पाथ नंबर 3 के लिए बताएं। सर सर इसमें दो कंपोनेंट होंगे ना है सर जी जी, दो कंपोनेंट आएंगे बिल्कुल। कौन कौन से? z z और और x x पॉजिटिव z जेड एंड एक्स पॉजिटिव प्लेन x में पॉजिटिव पॉजिटिव z z और एंड पॉजिटिव x x पॉजिटिव एक्स। और नहीं यार, x कहाँ से आ गया बीच में? सर सर इस साइड हाँ जी आ ठीक है, रहा है ओके ना ओके, डायगोनल ठीक है, ठीक, सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके फाइन। फोर्थ में बताएं। फोर सर जेड एंड वाई, इसमें जेड एंड x वाई। भी 0 z y भी एंड y 0 नो सर सिर्फ यस सर नेगेटिव z और y जेड और वाई जीरो, जेड और नेगेटिव वाई माइनस। नेगेटिव z और नेगेटिव y जी ठीक है, हाँ ठीक है। तो टोटल को जब आपने सम किया तो यू गेट दिस वन, दिस इज द वैल्यू। ओके सर ये इसको बताएं क्या करेंगे, हाउ हाउ यू गोइंग टू डू दिस? सर पहला तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है। सर इसमें हम लोग ओके, आर्क लेंथ के हाँ ये मेरा है ना सर, वो दूसरे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है ना। ये जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, लेकिन डायमेंशनल है, क्या फर्क पड़ता है? तो दिस कैन बी सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर सर 2 एंड सेगमेंट नंबर 3। तो इसके लिए बता यस, दें क्या होगा? वन पॉजिटिव एक्स, सेकंड पॉजिटिव फाइव एंड नहीं नहीं वाई। भाई, भाई भाई, तो सिलेंड्रिकल में रहो ना, फिर x कहाँ से आ गया? सर आर हो सर रो जाएगा। यानी R रो रो की या वैल्यू आर, रो तो हो मैं जाएगा। रो आएगा रो रो ओके, और आर तो ऑलमोस्ट। B रो A रो, ओके, पॉजिटिव रो ये मैं कब बताऊँ? पॉजिटिव फाइव 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 सर सर ये लेकिन एंड रो नेगेटिव रो। 5 होगा क्या वो ये सर XY प्लेन में हमने ड्रॉ रूल किया हुआ है? सर रो 5 होगा X ना ये? में ड्रॉ किया हुआ है, रो फाइव लेकिन दैट ओनली के Z इज इक्वल टू 0 है, तो रो D5, ठीक है। रो D5 यस सर ठीक रो डी फाइव रो की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी विच इज 2, और D5 जो है वो वेरी करेगा, उसके ऊपर इंटीग्रल आएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक ये लिमिट आपको दी। जी सर लेकिन आपने 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन वैल्यू के अंदर, so रेडियन that is enough. यस, Okay, 5 5/3 आ and then जाएगी। this one tell me, नेगेटिव रो। यस सर ठीक है, नेगेटिव डी रो ए रो, ठीक है, ओके ओके जनाब। अगली जो चीज़ हम देखेंगे, इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, दैट इज द डेल ऑपरेटर। एंड इस डेल सिर्फ मैं कंक्लूड करने के लिए बता दूं कि डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर, सही है, और इट इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट इस वजह से बिकॉज ये आपको डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज देता है, ठीक है। जो डेल ऑपरेटर है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, तो हम इससे 4 काम कर सकते हैं। हम इसको एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसका एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम इसका एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। हम इसका स्क्वायर लेके भी एक वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम तफसील में नहीं देखेंगे। जो फोर्थ वन है उसको लैप्लासियन कहते हैं, आपने ये शायद पढ़ा होगा मैथ्स में। हम प्राइमरी इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे एटलीस्ट इन दिस चैप्टर। जो ये लैप्लासियन है, इट विल कम इन चैप्टर नंबर 6, वहाँ पे लैप्लास इक्वेशन आएगी। तो अभी हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को नहीं देखेंगे, लेकिन इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे, इन तीनों की। तो इसको यहाँ पे अभी फिनिश ऑफ करते हैं। मीनवाइल जो आप एग्जांपल्स कह रहे थे उसको देख लेते हैं कि क्या आपका कंसर्न था।
कौन सी एग्जांपल बेटा कह रहे थे? टू 2.3 बोला था शायद। वो आ गई हैं। दो यूनिफॉर्म वेक्टर्स हैं E और F है, और आपने E क्रॉस F डिटरमिन करना है। वेक्टर E एट पॉइंट P पैरेलल टू लाइन X एंड Z। ठीक है, तो समझ नहीं लगी कि इसमें क्या मसला है। समझ नहीं लगी मुझे कि इसमें क्या मुश्किल है बेटा। सर टेंजेंशियल कंपोनेंट और जो नॉर्मल था उसमें मसला था। जो इसी के नीचे 2.3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, 2.3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम नीचे, तो उसके अंदर है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालें और जो है नॉर्मल निकालें। अब वो बुक के अंदर दो डिफरेंट तरीक़ों से है, एक के अंदर ये जो एग्जांपल में हुआ है उससे, और एक दूसरे तरीके से और है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह निकालूं जब मुझे गिवन होगा, और मैनुअल में मैंने देखा तो वो भी डिफरेंट तरीका था, तो मुझे नहीं समझ आई। अगर आप एक तरीका बता दें कि कैसे निकालना है। एक बात सुन लें, जो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये कौन सी सरफेस है जिस पे रो इज इक्वल टू 1 है? ये कौन सी सरफेस है? सर रिपीट करें। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर दें, बाकी दो को आप वेरी कराएं, तो आप कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस बना सकते हैं, राइट? हम सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं हम? सिलेंड्रिकल। वेरी गुड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप रो को फिक्स कर दें और आप फाई और जेड को वेरी करें, तो कौन सी सरफेस बनती है? सर ZY में होंगे फिर। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चले उस सरफेस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, सरफेस का यूनिट वेक्टर बता दें। स्फीयर बनेगा। बेटा सिलेंडर में स्फीयर तो नहीं बन सकता ना सर। क्वेश्चन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बेटा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बेटा रो को कांस्टेंट करें, अपने सामने ड्रॉ करें, जरा रो को कांस्टेंट करें, मुझे बताएं कौन सी सरफेस बनती है? सर सर्कल बनता है। सर सर्कल सिलेंडर बनता है। डिस्क सिलेंडर बनेगा। हॉलो सिलेंडर बनेगा सर। हाँ जी, हॉलो सिलेंडर ले लें। रो को आपने फिक्स कर लिया, z को वेरी कराया -इंफिनिटी पाई को 0 से 2 पाई। ठीक है, सिलेंडर बन गया। बन गया। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सरफेस है इसका सरफेस नॉर्मल किस तरफ है? ये रो की तरफ है। यस सर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ h नॉर्मल टू द सरफेस कैसे डिटरमिन करेंगे? इस सरफेस के नॉर्मल पे जो कंपोनेंट है h का, उसको हमने डिटरमिन करना है। तो अगर हम दो का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें नॉर्मल कंपोनेंट पता चल जाता है। सर किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, x और? बेटा अगर ये करें तो हमें इस सरफेस के नॉर्मल एक कंपोनेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, या एक ऐसा वेक्टर जो इसके भी नॉर्मल हो और इसके भी नॉर्मल हो, कैसे पता चलेगा? h क्रॉस ds है ना जी। हाँ या नहीं? सर ds तो आज नहीं पढ़ा। चलिए यू ना भी करें, ये यूनिट वेक्टर है और इसका कोई ना कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, ठीक है? तो इस यूनिट वेक्टर के साथ जब आप h क्रॉस ds लेंगे, a रो a5 az, ठीक है? तो आपको कंपोनेंट a रो में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे जी।
H क्रॉस ds, H मुझे नहीं पता किन कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो ds है या ये वाला है उसमें इसकी वैल्यू प्रॉब्ली आई डू नॉट नो 1 हो जाएगी, या यूनिट वेक्टर अगर डिटरमाइन कर सकते हैं तो, और इन दोनों की वैल्यू 0। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? जी बेटा सर ये तो ठीक हो गया, आगे मतलब क्या करना है इसके? नहीं ये देखो ना, इसका जवाब बेटा क्या है, 0 है ना। अब H वेक्टर अगर आप देखो तो एक मिनट सर मैं देखता हूँ। ठीक, तो अच्छा 0 है, सामने लिखा हुआ है 0। पता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके बेटा, एनीथिंग एल्स? सर अभी हम चलें। सेकंड चैप्टर पे है ना? सॉरी बेटा, चैप्टर नंबर 3 पे हैं अभी आप। अच्छा